ये लेप लगा दे पूरे शरीर पे। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ, खाने का टाइम हो गया, खाना लगाओ, जाओ। पूरे शरीर पे लगा अच्छे से। हाथ क्यों कांप रहे तेरे? रात से क्यों है? नहीं, कुछ नहीं पापा। कितनी बार बोला तुझे खाने के पीछे पानी नहीं पीते? ऐसे मॉल में खाना बिना पानी के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। तो मत खाओ। अरे अनमोल, अब तक की घटी घटनाओं को देखकर शायद इस कहानी का सार और सिरा समझ में ना आए, लेकिन एक बात जो साफ हो जाती है वो है इस कहानी के किरदार, जिनमें से एक हैं केदार दीक्षित और दूसरी है एक लाश। जी हां, एक जवान लड़की की लाश जिसे इस शख्स केदार दीक्षित ने अपने घर में छिपा कर रखा है। एक लाश के अपने बीच होने के एहसास से जन्मा डर इस परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो केदार दीक्षित से कुछ कह सके। आखिर किसकी थी ये लाश और क्या संबंध था उसका इस परिवार के लोगों से, और कौन है ये केदार दीक्षित? डिपॉजिट दीजिएगा, उसी समय पेपर साइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे सोनल जी बैठिए ना, खड़ी क्या बैठिए रवि भाई। देखिए, एक हफ्ते से मैं कह रही हूँ मुझे उस घर में नहीं रहना, मतलब नहीं रहना। नहीं, आप बस मुझे मेरा डिपॉजिट वापस ला कर दो। देखिए, डिपॉजिट मिलेगा तो ही तो मैं दूसरे फ्लैट में जा पाऊंगी ना। आप मेरी मजबूरी तो समझिए प्लीज। सोनल जी, आपको भरोसा नहीं होगा, ये देखिए, ये 5 मिनट भी नहीं हुए हैं अभी आपके जो ऑनर है ना मोहन जी से बात किए हुए। अरे रवि भाई, आपको तो पता ही है ना कि जो एग्रीमेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट, वो 11 महीने के लिए होता है। अब जो भी मजबूरी हो, आपको 7 महीने में खाली करना है, तो बस मोहन जी का ये कहना है कि थोड़ा सा वक्त। थोड़ा रवि भाई, थोड़ा टाइम। मैं एक पल नहीं रहना चाहती उस मनहूस घर में। एनवेलप में चिट्ठी है। जी सर। अर्जेंट है, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ओ ताई, यहाँ पे जमीन इतनी नरम नरम क्यों है? ए, क्या कर रही है तू? हट यहाँ से, हट यहाँ से, हट। यहाँ आकर कपड़े क्यों निचोड़ रही है? तुझे बोला था ना सामने कपड़े सुखाने के लिए, घर के पिछाड़े क्यों आई तू? मैं पहले भी तो यहाँ कपड़े सुखाती थी। मुझसे जबान लड़ा रही है? अब तेरी कोई जरूरत नहीं, कल आके तेरा पूरा हिसाब कर लेना। चल यहाँ से निकल। मेरी बात तो सुन ताई, निकल यहाँ से, निकल। क्या हुआ? हाँ? क्या हो रहा था इधर? वो राधा यहाँ आकर कपड़े सुखा रही थी। आप इतने जल्दी कैसे आ गए? मैं कुछ दिन के लिए वैद की दुकान बंद किया। दुकान बंद कर दे? ये क्या पागलपन है? घर कैसे चलेगा? घर चलाने का काम मेरा है, तू उसकी चिंता मत कर। और मैं जो कर रहा हूँ पागलपन नहीं है, ये बात अच्छे से समझ ले तू।
मैडम, आप अपने घर के सारे पंखे निकलवा रही हो और आपके घर में तो एसी भी नहीं है। आप इतनी गर्मी में रहोगी कैसे? भैया तुम फ्री में काम करते हो? नहीं तो मैडम, पैसे लेता हूँ। तो मुंह बंद करके अपना काम करो और मुफ्त की राय मत दो। जी मैम सर। चलो दूसरे कमरे में। जी। हेलो कालिंदी, अच्छा सुन, जब तक मुझे दूसरा पीजी नहीं मिलता मैं तेरे घर पे रह सकती हूँ क्या? अरे मेरे घर दीदी और जीजा है, तुझे तो पता है। मैं कोई और ऑप्शन ढूंढती हूँ। ओके बाय। अरे मोहन भाई, आप आइए आइए। देखिए मोहन भाई, आप प्लीज मेरी कंडीशन समझने की कोशिश कीजिए। माता पिता मेरे हैं नहीं, एक भाई है, अपने घर का खर्चा, भाई की पढ़ाई सब मैं ही देख रही हूँ। आप प्लीज मेरा डिपॉजिट का पूरा पैसा लौटा दीजिए ताकि मैं कोई और घर जाके देख लूँ। देख सोनल, दूसरा किराएदार मिलेगा ना, उसकी डिपॉजिट में से तेरे 50,000 लौटा दूंगा। अरे नहीं मिलेगा कोई किराएदार आपको, मनूस है ये घर। रवि भाई भी कह रहे थे उस दिन, पूछिए। अरे नहीं मोहन बाबू, वो बाहर लोग बात कर रहे थे तो निकल गया वो मुँह से। वो लोग मेरे घर को बदनाम कर रहे हैं और तू उन लोग का साथ दे रहा है। नहीं मिलेगा डिपॉजिट वापस। हो सकता है कर लो। हाँ कर लूंगी, निकलवा के रहूंगी डिपॉजिट के पैसे। अहो, अनमोल स्कूल से घर आया ही नहीं। वो अपने दोस्त यश के यहाँ रुका है और कह रहा है कि यहाँ आएगा ही नहीं। जाओ बेटा, तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। अनमोल, 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 अनमोल। दरवाजे पर पोस्ट एंट्री नहीं दिख रही। हो सकता है हत्यारा घर का ही है। कहिए उस हत्यारे को जानता हूँ। ये चिट्ठियां चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और कमिश्नर साहब को लिखी गई हैं। भेजने वाले का नाम केदार दीक्षित है, खोपोली का रहने वाला है। अर्जुन, खोपोली चल के इन चिट्ठियों की सच्चाई के बारे में पता करना पड़ेगा। चलो। हेलो, पीएसआई पाटिल बोलता है का? हाँ जी पाटिल बोल रहा हूँ। मैं क्राइम ब्रांच में पीएसआई अर्जुन लोखंडे बोलता हूँ। हाँ बोलिए लोखंडे जी। अच्छा, आपके पुलिस स्टेशन के एरिया में कोई केदार दीक्षित नाम का आदमी रहता है क्या? केदार दीक्षित? हम तो केदार दीक्षित के घर पर ही हैं। क्या? अरे वॉचमैन, शांतनु को देखा? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है कहीं पर। नहीं तो साहब, अगर आपने देखा शांतनु को? मोहन भाई सुनो ना। ए सोनल देख, प्लीज अभी डिपॉजिट की बात मत करना, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जानती हूँ आप क्यों परेशान हो। आइए आपकी परेशानी का हल बताती हूँ। क्या हुआ? क्या बोल रही थी तुम? आप अपने बेटे को ढूंढ रहे हो ना? कहाँ है मेरा बेटा? घबराओ मत, आपका बेटा मेरे पास डिपॉजिट है। आप मेरा 50,000 रुपए का डिपॉजिट ले आओ और अपना डिपॉजिट ले जाओ। 50,000 रुपए के लिए तू उस हद तक गिर गई कि मेरे बेटे को किडनैप कर लिया? अपने बेटे पर बात आई तो आपने भी हाथ पार कर दी, गला पकड़ लिया मेरा। वो 50,000 रुपए मेरे लिए भी बहुत कीमती हैं। तो मोहन भाई, मुझे मेरा पैसा लाके दो और आपका बेटा आपके घर पहुंच जाएगा। सर, हमें से किसी लड़के की लाश मिली है। इसका नाम अनमोल है।
हमने आस पड़ोस में पूछताछ की। पड़ोसियों के मुताबिक इसकी फैमिली वाले कल रात से ही बाहर गए। लेकिन केदार की जो चिट्ठी हमें मिली है उसमें उसने अपनी बेटी की लाश का जिक्र किया है, जिसकी मौत काफी दिन पहले हो चुकी है। और उस चिट्ठी के मुताबिक उसकी बेटी की लाश इसी घर में है। अर्जुन, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, लाश यहीं कहीं होगी। और सर्च करो, बगा जरा। सर, मैं दोस्त हूँ अनमोल का, अपने नोट्स लेने आया था। यहाँ आकर देखा तो अनमोल की लाश पड़ी थी। एक मिनट बाजू। केदार और उसका परिवार अचानक कहाँ चले गए? सर, कल रात को कहीं निकल गए। कहाँ गए, कुछ मालूम? नहीं सर। पीछे कुछ है। ये नीतू है, केदार भाई की बेटी। आपके पड़ोस में एक लड़की की लाश जमीन में गाड़ दी गई और आपको पता तक नहीं चला? हमें बिल्कुल भनक नहीं थी। हाँ, लेकिन कुछ दिनों से केदार के घर के बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। कुछ दिनों से केदार भाई और वहीनी कोई किससे बात नहीं करता था। और तो और केदार भाई ने अपनी दवाई की दुकान भी बंद कर डाली। ये केदार और उसकी बीवी का फोन नंबर होगा तुम्हारे पास? जी हाँ सर। दीजिए हमें। बताइए। सर, फोन स्विच ऑफ है। क्राइम ब्रांच ने उन चिट्ठियों की जांच की जो केदार दीक्षित ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस के आला अफसरों और नेताओं को लिखी थी। और उन चिट्ठियों के आधार पर जब क्राइम ब्रांच केदार दीक्षित के घर खपोली में पहुंची तो वहां उन्हें मिली केदार के बेटे अनमोल की लाश, और साथ ही उस लड़की की लाश भी मिली जिसे केदार ने अब तक छिपा कर रखा था और जो कि असल में केदार की अपनी बेटी नीतू ही थी। अगर कुछ नहीं मिला था तो वो था खुद केदार दीक्षित और उसका परिवार जो अचानक कहीं गायब हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक पूरा परिवार कहां चला गया था और किसने की थी अनमोल की हत्या। यही है वो लड़की। बोल, मेरा बेटा किधर है? हाँ, इससे मेरे बेटे को किडनैप किया है सर। सर, मैंने किडनैप नहीं किया, मैं तो सिर्फ इन्हें डरा रही हूँ। इनका बेटा है कहाँ? दीदी, पर ऐसा करने से आपको तुम ज्ञान मत बांट मुझे, समझा? तू एक काम कर, तू रवि भाई से जाके मिल और उन्हें बोल कि मोहन भाई को समझाए कि ये केस वापस ले ले। ठीक है। पुणे पुलिस से यह कंफर्म हुआ है कि केदार दीक्षित की बेटी नीतू की लाश पुणे के शुभचिंतक सोसाइटी के फ्लैट नंबर 401 में 16 अक्टूबर को पंखे से लटकती हुई पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी साफ हो रहा है कि दम घुटने की वजह से और गले की हड्डी टूटने की वजह से उसकी मौत हुई। सर, एक गोष्ट मुझे लक्षात येत नाहीये, जो बाप अपनी बेटी की सुसाइड केस को मर्डर केस साबित करने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है, उसकी लाश संभाल के रख रहा है, अलग अलग जगहों पर चिट्ठियां लिखकर उसके दोबारा पोस्टमार्टम की रिक्वेस्ट कर रहा है, अब वही बाप अपने फैमिली के साथ गायब है जबकि उसके बेटे का यहाँ पर मर्डर हुआ है। अपने खबरियों को अलर्ट करो, केदार की फैमिली के फोटोग्राफ्स उन्हें भेजो। और हाँ, केदार के बेटे अनमोल के पोस्टमार्टम के साथ साथ केदार की बेटी नीतू का भी दोबारा पोस्टमार्टम कराओ। ओके सर। ये अनमोल दीक्षित का घर किधर है? काय झाला? वो अंतिम संस्कार का सामान लाया था। किसके कहने पे लेके आया ये अंतिम संस्कार का सामान? यहाँ भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, फैमिली वालों का कुछ पता नहीं, और तू अंतिम संस्कार का सामान लेके आ गया। किसने कहा था लाने के लिए? ये एड्रेस है, कल आप अंतिम संस्कार का सारा सामान इस एड्रेस पे पहुंचा देना। पैसे आपको डिलीवरी के टाइम ही मिल जाएंगे। क्या यही लड़का था वो? हाँ हाँ सर, यही लड़का था।
सर केदार और उसकी पत्नी कविता इन दोनों के मोबाइल अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहे हैं। हमने पता लगाया केदार का मोबाइल खोपोली में स्विच ऑफ हुआ था और उसकी बीबी के मोबाइल का लास्ट लोकेशन नासिक का है। सर, ये अनमोल और नीतू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल की मौत रात 10 से 12 बजे के बीच में हुई है और उसकी मौत सर पर किसी भारी चीज के लगने की वजह से हुई। और नीतू की रिपोर्ट में क्या है? सर नीतू ने सुसाइड के पहले भारी मात्रा में नींद की दवा खाई थी। उसके सिर पर अंदरूनी चोट भी थी, लेकिन नीतू की मौत की असली वजह फांसी लगना है। लेकिन वो सुसाइड करने के लिए ये सब क्यों करेगी? बड़ी अजीब बात है। पुरानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नई वाली मैच नहीं कर रही। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना दवाइयों का जिक्र था, ना ही ब्रेन हेमरेज का। इसका मतलब केदार का दावा सही था कि उसकी बेटी का मर्डर हुआ। केदार दीक्षित और उसका परिवार या तो बहुत ही अलग और अनोखा था या फिर इनके साथ कोई अनहोनी हुई थी। एक तरफ तो केदार दीक्षित अपनी बेटी की लाश को घर में छिपाकर पुलिस के आला अफसरों से उसके दोबारा पोस्टमार्टम की गुहार लगा रहा था, और वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे की लाश को घर पर छोड़कर अपने परिवार के साथ भाग खड़ा हुआ था। क्राइम ब्रांच के लिए यह सबसे अनोखा केस था, लेकिन उन्होंने इसे एक चुनौती की तरह लिया और तहकीकात शुरू कर दी। सर केदार अपनी बेटी नीतू का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता, तो फिर ये अनमोल क्यों? केदार अपनी बेटी की लाश को अपने घर में छुपा के रखना चाहता था। हो सकता है केदार और उसके बेटे अनमोल में तकरार हुई हो और केदार के हाथों अनमोल का कत्ल हो गया हो, और अब पूरा परिवार गायब है। और सबसे पहले हमें केदार और उसकी फैमिली का पता लगाना होगा। जोर शोर से उसकी तलाश शुरू कर दी। साथ ही नीतू के कातिल और उसके कत्ल की वजह को ढूंढने के लिए क्राइम ब्रांच पुणे रवाना हुई। सॉरी सर, डॉक्टर की गलती की वजह से हम भी इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए, लेकिन अब हम आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। सर ये वही डॉक्टर है जिन्होंने नीतू दीक्षित का पहले पोस्टमार्टम किया था। सॉरी सर, उस दिन 5-6 लाशों का पोस्टमार्टम करना था। वो शाम को मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी भी थी, शायद जल्दबाजी में कुछ छूट गया हो। आपको जरा सा भी एहसास है आपकी इसी लापरवाही की वजह से एक मुजरिम खुला घूम रहा है? सॉरी सर, आगे से दोबारा ऐसा नहीं होगा। आगे से आप दोबारा कर भी नहीं पाएंगे ऐसा। इनके खिलाफ लापरवाही का चार्ज लगाइए। सर आप जाइए, कोर्ट के नोटिस का इंतजार कीजिए। सर सॉरी सर, ले जाओ, दोबारा नहीं होगा ऐसा सर, प्लीज नहीं होगा सर। ये नीतू जिस फ्लैट में रहा करती थी, उस फ्लैट में नीतू के अलावा और कोई भी रहता था क्या? हाँ सर, उस फ्लैट में उसके साथ एक लड़की रहती थी जिसका नाम सोनल है। रिक्शा, ऑटो। अभी आप लोग कहाँ थे और कहाँ जा रहे हो? हम घर जा रहे हैं। आप लोग को पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस? आपके घर से नीतू की लाश मिली है। लाश? अभी आप तो ऐसा बोल रही जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। आप लोग जिस रात को गए उसी रात को अनमोल का मर्डर भी हो गया। अनमोल? हाँ भाभी, हमने आपका फोन बहुत ट्राई किया मगर फोन भी तो नहीं लग रहा था। आप लोग सीधा घर चले जाओ, मैं भी पुलिस को फोन कर देता हूँ। कितनी बार बोला तुझे खाने के बीच पानी नहीं पीते? ऐसे मॉल में खाना बिना पानी के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। तो मत खाओ। भैया रेलवे स्टेशन चलो। आप लोग जिस रात को गए उसी रात को अनमोल का मर्डर भी हो गया। अब हम घर नहीं जा सकते। तुम इसे जानती हो? हाँ सर, ये नीतू का भाई अनमोल है। नीतू की मम्मी के साथ आया था 1-2 बार उससे मिलने। किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। क्या? देखो सोनल, नीतू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ हो चुकी है कि नीतू का मर्डर हुआ था। अब तुम सीधी तरह से ये बताओ कि तुमने नीतू को मारा क्यों? नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर। क्यों? जो लड़की 50,000 रुपए के लिए अपने मकान मालिक के बेटे को किडनैप कर सकती है, उसके लिए मर्डर करना कौन सी बड़ी बात है? नहीं सर, आप मेरा यकीन कीजिए सर। सर मुझे तो अभी तक यही लग रहा था कि नीतू ने सुसाइड किया था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता था कि नीतू ने सुसाइड किया होगा? सर मैं, नीतू और रचना, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे सर। मैं और नीतू साथ रहते थे सर, और हमारी बिल्डिंग में रचना 6th फ्लोर पर रहती थी। वो फ्लैट उसके पापा ने उसे गिफ्ट दिया था। शादी के बाद वो और उसका हस्बैंड वहीं रहने वाले थे। 2 महीने पहले उसने अपने ही फ्लैट से कूद के
सुसाइड कर लिया। हो सकता है वो भी मर्डर हो। नहीं सर, रचना ने सुसाइड ही किया था, क्योंकि हमें उसके हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट मिला था। क्या रचना के सुसाइड का कारण जानती हो? हाँ सर। सर, रचना जिस लड़के से प्यार करती थी उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और फिर रचना काफ़ी डिप्रेस्ड रहने लगी थी और फिर रचना के सुसाइड के बाद नीतू हमेशा सिर्फ उसी की बातें करती रहती थी सर वो भी डिप्रेशन में आ गई थी। और नीतू क्या कर रही है? जल जाएगा। पागल हो गई है क्या? ध्यान कहाँ है तेरा? और फिर उसके 2 हफ्ते बाद उसने भी। देख भाई नमित, अब तो इतना लायक तो हो गया कि ट्यूशन से अपना खर्चा निकाल ले। और मेरी कौन सी सैलरी बढ़ रही है? हाँ, समझा? सर, सुसाइड हो या मर्डर, मोहन भाई के घर को पनौती तो लग गई ना। यहाँ 2 लोगों की जान चली गई, तुम्हें फ्लैट की पनौती की पड़ी है। इस फ्लैट में नीतू और सोनल के अलावा और कौन कौन आया जाया करता था? सर, फिलहाल तो ये दोनों ही रहती थी, लेकिन नीतू की मौत के 10 दिन पहले तक छाया भी इन लोगों के साथ रहती थी। छाया जीआरटी कॉलेज में इनके साथ ही पढ़ाई करती थी। अर्जुन, इस छाया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो। मामा का घर इधर ही, तू मामा के घर जा। आई नहीं, आई प्लीज प्लीज मुझे नहीं जाना है। बाबू ऐसे नहीं करते, जा बोलते ना। छाया, तुमने नीतू का पीजी अचानक क्यों छोड़ दिया था? सर, रचना की मौत के बाद उस बिल्डिंग को लोग मनूस बिल्डिंग कहने लगे थे, इसलिए छोड़ दिया। छाया, हमें पता चला है तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। तुमने मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप लेने के लिए अप्लाई किया था। फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारी रैंक 2nd थी और नीतू की 1st। और इस सेमेस्टर में तुम नहीं चाहती कि नीतू दोबारा फर्स्ट आए। 16 तारीख को जिस दिन नीतू का 1 से 3 बजे के बीच में मर्डर हुआ, उस दिन तुम उसी पीजी में देखी गई थी। तुम्हें वॉचमैन ने भी देखा। सर, मैं तो सिर्फ अपना सामान लेने गई थी। मैं तो नीतू से मिली भी नहीं थी। लेकिन नीतू का पीजी छोड़ने के बाद उस घर की एक चाबी तुमने अपने पास रखी। यानी जो कुछ भी किया पूरी प्लानिंग के साथ किया। सर, मैं तो ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि सर, नेक्स्ट एग्जाम में मैं नीतू से ज्यादा मार्क्स लाने वाली थी। वो कैसे? सर, नीतू पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन इधर उसका दिल पढ़ाई में कम और प्यार में ज्यादा था। प्यार किससे? सर, सोनल के भाई नमित से। छाया, अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली ना तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। नहीं सर, आप चाहे तो किसी से भी पता कर सकते हैं। सच क्या है झूठ क्या है ये तो हम पता लगा ही लेंगे। फिलहाल तुम जा सकती हो, लेकिन हमसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर जाना नहीं कहीं। सर, सोनल ने ये नीतू के अफेयर वाली बात हमें क्यों नहीं बताई? अर्जुन, हो सकता है नीतू के मर्डर में सोनल या नमित, इन दोनों में से कोई इन्वॉल्व हो, इसीलिए सोनल ने हमें पूरी बात बताई ही ना। लेकिन छाया की कहानी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है इसने अपने आप को बचाने के लिए कोई कहानी बनाई हो। ये छाया के स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई करो। ओके सर। केदार दीक्षित अब भी फरार था। अनमोल की हत्या की गुत्थी अब भी गुत्थी बनी हुई थी। दूसरी तरफ सोनल अपने इस बयान पर अड़ी हुई थी कि नीतू ने आत्महत्या की थी और उनकी पुरानी रूममेट छाया ने पुलिस के सामने खुलासा किया था कि सोनल के भाई नमित का अफेयर नीतू के साथ चल रहा था। पुलिस इस बात से हैरान थी कि अगर छाया की यह बात सच थी तो यह बात सोनल ने उन्हें क्यों नहीं बताई थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उसका भाई ही नीतू का हत्यारा था, या फिर सोनल ने नीतू को अपने भाई से दूर करने के लिए खुद ही उसे मार डाला था
और अब पुलिस को गुमराह करने के लिए यह आत्महत्या की झूठी कहानी सुना रही थी। बहरहाल अब सोनल से सख्ती से पूछताछ की जाने की जरूरत थी, जिसके लिए पुलिस ने उसे दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाया। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं और मर्डर? नहीं सर, मुझे तो नमित और नीतू के अफेयर के बारे में भी नहीं पता था। सर आपको किसी ने झूठी इन्फॉर्मेशन दी है। बस, ज्यादा होशियारी नहीं, सीधी तरह से ये बताओ कि तुम्हारा भाई नमित इस वक्त है कहाँ पर? सर मेरे और नीतू दी के बीच कोई अफेयर नहीं था। बेटा, ये भाई बहन के रिश्ते को बीच में लाके बचने की कोशिश मत कर। अगर ऐसा था तो फिर नीतू के हाथ में हाथ डालकर क्यों घुमा करता था? सर अब मैं क्या बताऊं आपको? हाय, मैं आदित्य। तो मैं यही बाजू वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। एक्चुअली मुझे कहीं अर्जेंटली जाना है, तो प्लीज़ मुझे ऑटो रिक्शा स्टैंड तक छोड़ दो। हाँ, इट्स फाइन। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारे कंधे पे हाथ रख लूं? एक्चुअली बाइक पे मुझे बहुत डर लगता है ना, कहीं मैं गिर गया तो। आइला, तुम तो सच में बहुत भुजंग बाहु हो। सर एक दिन मैंने उसकी हेल्प क्या कर दी, वो तो पीछे ही पड़ गया। दूसरे दिन आके आई लव यू बोलने लग गया। मैं ये बात सोनल दी को कैसे बताऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था सर मेरे और नीतू दी के बीच ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं था और मेरी उनसे बॉन्डिंग भी अच्छी होने लगी थी। तो एक दिन मैंने सब कुछ नीतू दी को बता दिया। एक दो दिन ऐसे ही नाटक आएंगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने का, फिर वो समझ जाएगा कि तू उसके टाइप का नहीं और तेरा पीछा भी छोड़ देगा। ये सही है। इस नाटक के बारे में सोनल को मालूम था? नहीं सर, सोनल दी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मतलब तेरी कहानी सच है या नहीं, इस बात का कोई सबूत या गवाह है ही नहीं। जो गवाह थी नीतू, वो मर चुकी है। मतलब तेरी कहानी झूठ भी हो सकती है, कोई बात नहीं। अब तेरी कहानी का सच आदित्य बताएगा। नहीं सर, मारेगा मत सर, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा सर। तो फिर सच सच बता, तेरे और नमित के बीच में सीन क्या चल रहा है? सिर्फ सीन नहीं सर, ये तो हमारी एक अधूरी प्रेम कहानी है। और इसी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए तूने नीतू को मार दिया? नहीं सर, मैं तो खुद के काटे मच्छर को भी नहीं मार सकता हूँ सर, तो मैं नीतू की जान कैसे ले सकता हूँ? क्यों? प्यार में तो लोग दूसरे की जान तक ले लेते हैं। सर, प्यार में जान लेना सच्चा प्यार नहीं होता, हैवानियत होती है, वैशीपना होता है। अरे प्यार में तो लोग जान तक लुटा देते हैं सर। अब पुलिस के सामने सिर्फ दो संभावनाएं बनती थी। पहली, सोनल और उसके भाई नमित में से किसी एक ने या फिर दोनों ने मिलकर नीतू का कत्ल किया था, या फिर नमित से एक तरफा प्यार करने वाले इस लड़के आदित्य ने नीतू को नमित से दूर रखने के लिए उसे मार दिया था। पुलिस ने इन दोनों संभावनाओं को खंगालने की कश्मकश शुरू कर दी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि जल्द ही उन्हें इस मामले से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर मिलने वाली थी। एक मिनट सर। हेलो, ओके, थैंक यू सर। अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि केदार के एटीएम कार्ड से नासिक के एरिया से पैसे निकाले गए हैं। नासिक पुलिस को इन्फॉर्म करो, नासिक निकलने की तैयारी करो। सर ये रूम में है, ये रूम में। धोखा दी तू मेरे को? हाँ, मैं पागल वागल नहीं हूँ। छोड़ 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 मेरे को, छोड़। फसौलस तू मला, धोखे से लेके आई मेरे को इधर। फसौलस तू? हाँ, छोड़ छोड़, मैं पागल नहीं हूँ। क्या केदार जी, हमें चिट्ठी भेजकर खुद भाग गए? ये लुका छिपी का खेल क्यों खेल रहे हैं हमारे साथ? सर आप मेरी बीवी को समझाइए, ये मुझे पागल समझ रही है। सर, अपनी बेटी की लाश घर में कोई रख सकता है क्या? ये कोई समझदार आदमी का काम नहीं, इसलिए मुझे उन्हें यहाँ लाना पड़ा, और वो भी धोखे से। एक बात बताइए केदार जी, आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपकी बेटी नीतू ने सुसाइड नहीं किया? सर, रचना की मौत के बाद जब नीतू का फोन मुझे आया, मुझे रचना के बारे में सुनकर दुख हुआ बेटा। पापा, दुख तो मुझे भी बहुत है। बस जिंदगी में कठिन समय तो हर किसी के जीवन में आता है, पर उस कठिनता से उबरने के लिए
ऐसा सुसाइड नहीं करना चाहिए, गलत कदम है। जब मुझे नीतू की मौत की खबर मिली तो मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि मेरी बेटी कुछ भी कर सकती है लेकिन आत्महत्या नहीं कर सकती। और यही बात मैंने कविता से भी कही। मुझे पूरा यकीन है हमारी नीतू का मर्डर हुआ, पर मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सबको चिट्ठी भी लिखी पर अहो हे बघा, मैं कमलेश भैया से बात करती हूँ। उसका एक दोस्त नासिक में विधायक है, वो हमारी जरूर मदद करेगा और नीतू का दोबारा पोस्टमार्टम भी हो जाएगा। ठीक है मकसद, आज रात जाऊया। ये किधर लेके आई? ये तो हॉस्पिटल है। अहो भाई ने यही बुलाया है। मुझे लगा कि इन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करके मैं वापस चली जाऊंगी। नीतू का अंतिम संस्कार करूंगी ताकि नीतू की आत्मा को शांति मिले। मैंने अनमोल को पूरी तैयारी करने के लिए बोल के रखा था, पण साहब मैं जा नहीं सकी क्योंकि यहाँ अस्पताल की कार्रवाई पूरी करनी थी, इसके लिए मुझे यहीं देर हो गई। केदार जी, हमने आपकी बेटी नीतू का दोबारा पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। बोला था ना मैं। आप बताइए कविता जी, आप क्यों भाग रही हैं? सब मैं डर गई थी, मुझे पता चला कि आप मुझे ढूंढ रहे हो और वो भी मेरे बेटे अनमोल की हत्या के शक में। साहब, मैं अपनी छोटी बेटी को इससे दूर रखना चाहती हूँ। क्या हुआ अनमोल? अनमोल को क्या हुआ? बोल अनमोल को क्या हुआ? सर, मुझे लगता है अनमोल के मर्डर से बचने के लिए अपने बीबी के साथ मिलकर केदार ने मेंटल होने का नाटक किया होगा, ताकि अगर हम उसे पकड़ भी ले तो मेडिकल ग्राउंड पर उसे सजा में कुछ राहत मिले। अर्जुन, ये हो भी सकता है और नहीं भी। अगर केदार ने अपने बेटे अनमोल को नहीं मारा तो हो सकता है नीतू और अनमोल का हत्यारा कोई और हो, जो ये जानता हो कि केदार ने नीतू की लाश को अपने घर में छुपा रखा है और वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए ही आया हो, ताकि नीतू का दोबारा से पोस्टमार्टम ना हो सके। अर्जुन, हमें हर सस्पेक्ट, हर गवाह से फिर से पूछताछ करनी होगी। हो सकता है कुछ हाथ लगे। साहब, जब केदार जी के घर उनकी बेटे की लाश मिली तो उसके एक दिन पहले मैं दुकान बंद कर रहा था तो देखा वैद्य जी के घर के सामने एक सफ़ेद रंग की गाड़ी चक्कर लगा रही थी, लेकिन वो एम्बुलेंस जैसी थी जिस पे आरटी हॉस्पिटल लिखा हुआ था। साहब, मैं 2 दिनों से शिरडी गया हुआ था, शिरडी से आज ही वापस आया हूँ सुबह। थैंक यू सर। ठीक है सर, जिस दिन अनमोल का मर्डर हुआ था उसी दिन आरटी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस पूना से खोपोली जा रही थी। वही एम्बुलेंस केदार के घर पर भी दिखाई दी थी। सर, पूना से खोपोली जाने वाले टोल नाके पर जो सीसीटीवी कैमरा है उससे हमने फुटेज निकाली और उससे ये फोटो निकाला। ये दोनों भी हॉस्पिटल के एम्प्लॉय नहीं है। फिर पूना पुलिस से पूछताछ करने पर पता चला है कि दोनों हिस्ट्री शीटर्स हैं, अजय और बद्री। सर, मैंने अपने खबरियों को काम पर लगा दिया है। बता, किसके कहने पे केदार दीक्षित के घर में गया था और क्यों गया था? सच सच बताइए, वरना आज तेरी कब्र यही बना दूंगा। साहब, हमें तो काम मिला था केदार के घर से उसकी बेटी की लाश को ठिकाने लगाने का। हमारे दोस्त के गैराज में एक हॉस्पिटल वैन थी, हमने वो ली और केदार के घर खपोली पहुंचे और देखा कि पूरी फैमिली कहीं बाहर जा रही थी, तो हमने सोचा कि सही मौका है। जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि केदार का बेटा घर पे था। बता बेटा, लाश किधर है? साहब, वो भागने की और चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, तो हमने उसके सर पे पत्थर से वार किया और वो मर गया और हमें लाश भी नहीं मिली उसके घर से। किसके कहने पे किया था ये सब? आदित्य नाम बताया था साहब उसने अपना। ए, ठीक से देख, यही था ना? नहीं साहब, ये नहीं था वो। ध्यान से देखे से। साहब, सच में ये आदमी नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया था। अर्जुन, वो आदमी जो भी था वो चला है।
उसने असली नाम नहीं बताया इसे। वो आदमी जो भी है नीतू को भी जानता है और इस आदित्य को भी। हो सकता है वो आदित्य को फंसाना चाहता हो, और ये भी हो सकता है कि वो आदमी उस सोसाइटी से रिलेटेड हो। मोहन जी, मुझे आपसे नीतू के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। सर प्लीज अभी नहीं, मैं बहुत अर्जेंसी में हूँ, मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है, मेरे फ्लैट की डील हो गई है। 5 मिनट तो रुक सकते हैं ना? सर 90 लाख का फ्लैट में 60 लाख में बेच रहा हूँ। थोड़ा भी लेट हो गया ना और उसका इरादा बदल गया ना तो फिर वो डील कैंसिल कर सकता है। सर वैसे भी नीतू के मरने के बाद सोनल ने भी फ्लैट खाली कर दिया, अब यहाँ कोई रहने को तैयार नहीं है। वैसे आपका ये फ्लैट खरीद कौन रहा है? सर कौन है ये? मैं नहीं जानता इसको सर। सर मेरे घर की डील है सर, मैं बाद में मिलता हूँ सर। पता है हमें, तू मोहन का घर खरीद रहा है ना? हाँ? 90 लाख का फ्लैट 60 लाख में जो मिल रहा था तुझे, रचना के सुसाइड करने के बाद उसके बाप ने अपना फ्लैट आधे दामों पे जो बेच दिया था। 60 लाख का घर उन्होंने सिर्फ 40 लाख में बेचा। वहीं से ये आइडिया आया था ना तुझे? लालच आ गया था मुझे। नीतू के फ्लैट की एक डुप्लीकेट चाबी मेरे पास थी, उसके फ्लैट के ऊपर एक खाली फ्लैट था जिसकी भी चाबी मेरे पास ही रहती थी। फिर रात को मैं वो खाली फ्लैट में रुक गया और फिर अगले दिन दोपहर में जब बाहर कोई नहीं था, सर मुझे पता था कि नीतू फ्लैट में अकेली है। मैं मौका देखकर उसके घर में घुस गया। वापस उस खाली फ्लैट में चला गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये आया कि उसने सुसाइड किया तो मुझे लगा कि मेरा प्लान सक्सेस हो गया, लेकिन केदार जी मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया। देखिए सर, आप लोगों से गलती हो रही है। आप मेरी बात मानिए, एक बार उसका पोस्टमार्टम फिर से करवाइए। दोबारा पोस्टमार्टम नहीं करवा सकते, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए और प्लीज बॉडी को ले जाइए। मैं अपनी बेटी की लाश तो लेके जा रहा हूँ, लेकिन जब तक आप लोग उसका दोबारा पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं करूँगा। सर मैं बहुत डर गया था। मैंने सोचा अगर दोबारा पोस्टमार्टम होता है और कुछ निकलता है तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा। फिर मैं अजय से मिला और लाश चुरा के उसे ठिकाने लगाने का काम दिया। सस्ते फ्लैट खरीदने के चक्कर में एक बसे बसाए परिवार का पूरा घर बर्बाद कर दिया तुमने। अब यही है घर तेरा, सड़ेगा सारी जिंदगी इसी जेल में। अपने 2-2 जवान बच्चों को खो देने, घर से बेघर होकर मारे मारे फिरने और अपने पूरे परिवार के बर्बाद हो जाने की कीमत पर यह इंसाफ केदार दीक्षित को बहुत महंगा पड़ा। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई हो। आप सही थे, आपकी वजह से नीतू का हत्यारा तो मिल गया, लेकिन अनमोल का क्या? नीतू की ये कहानी उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है जो जुर्म, लालच और नाइंसाफी की इस तरह की घटनाओं को सुनकर और पढ़कर अफसोस जताते हुए ये तो कहते हैं कि ये दुनिया अब रहने लायक नहीं रही है, लेकिन इस सच्चाई को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं कि कहीं ना कहीं इन हालात के लिए वो खुद भी जिम्मेदार है। हम सब जिम्मेदार हैं। हर वो इंसान जिम्मेदार है जो इस समाज में, इस दुनिया में रहता है।
वो एस्टेट एजेंट जिसने अपनी लालच की वजह से नीतू का कत्ल किया, वो किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया था, बल्कि हमारे इसी समाज का हिस्सा था। कुछ लोग शायद ये कहेंगे कि किसी एक व्यक्ति की गलती का जिम्मेदार पूरे समाज को कैसे ठहराया जा सकता है, लेकिन इस तर्क में कोई दम नहीं। ये पूरी तरह से खोखला है, क्योंकि किसी भी इंसान को उसकी सोच, उसके परिवार और अपने समाज से मिलती है। अपने बेटे की किसी ऐसी जगह पर पोस्टिंग हो जाने पर जहां पर ऊपरी कमाई अच्छी होती है, हम खुशी में पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटते हैं। हम ये कभी नहीं मानते हैं कि हमने हर इंसान में लालच के संस्कार खुद भरे हैं। हमने पैसे को, रुपए को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया है कि हर कोई उसे पाना चाहता है, फिर चाहे उसे पाने का रास्ता और तरीका कितना भी गलत क्यों ना हो। अगर हम चाहते हैं कि जो कुछ नीतू और उसके पिता केदार दीक्षित के साथ हुआ वो दोबारा ना हो, तो हमें अपने सामाजिक संस्कारों पर फिर से गौर करना होगा, शायद उन्हें बदलना होगा, वरना इस तरह के हादसे बार बार होते रहेंगे और फिर ये दुनिया वाकई में रहने के लायक नहीं रहेगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।